सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स से डर लगता है, ग्राफ्स समझ नहीं आते हैं और एग्जाम के बाद लगता है कि ये पेपर तो लक पे चला गया है। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो तो आज की ये वीडियो आपके मार्क्स का गेम चेंज कर सकती है। मोस्ट स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो इकोनॉमिक्स को थियरी सब्जेक्ट समझ लेते हैं, डेफिनेशंस रट लो, आंसर याद रख लो और फिर एग्जाम हॉल में जाके ग्राफ्स और नंबर्स देख के पैनिक हो जाते हैं। बट लेट मी टेल यू वन ट्रूथ, इकोनॉमिक इज नॉट अ थियरिटिकल, इट इज अ लॉजिकल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सी विशाल जादव एंड वेलकम बैक टू विशाल सी मास्टरी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट स्कोरिंग पैटर्न, कौन से चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स आते हैं और कैसे सिर्फ ग्राफ्स, नंबर्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस से आप 70 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑन पेपर नंबर 4 सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। चलिए सबसे पहले एग्जाम का ओवरव्यू समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्लियर है? चलिए, ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। 100 मार्क्स, ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नेगेटिव मार्किंग होगा इस पेपर में भी, यानी कि 0.25 मार्क्स उड़ सकते हैं एक गलत गेस से। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से, अगर आप हाई स्कोर करना चाहते हो ना, तो आपको ग्राफ्स की क्लैरिटी, नंबर्स की क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल पेपर, तो इसके लिए आपको करना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी और ग्राफ्स को भी अच्छे से समझना है। अगर आप ग्राफ्स जितना अच्छे से समझोगे ना, उतना ही इकोनॉमिक्स आपका बेस्ट में बेस्ट आउटपुट दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस है, और इसको देख के हम कुछ कोर फोकस एरिया हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जहां से आप मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए, ये कुछ आपका पूरा सिलेबस है, टॉपिक्स दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। 5 मार्क्स का आप एक वेटेज है। डिमांड एंड सप्लाई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 10 मार्क्स का है। प्रोडक्शन कॉस्ट 10 मार्क्स। प्राइस डिटर्मिनेशन 15 मार्क्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम 15 मार्क्स। बिजनेस साइकिल अराउंड 5 मार्क्स। पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, these are all are covered under 10 marks। तो इनको मिला के 40 मार्क्स और इनको मिला के हो गए 50 मार्क्स। 90 तो यही है, बाकी बचे हुए 10 यहाँ से आप दे सकते हो। स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है। बट अगर आप मेजर कोर फोकस एरिया की बात करो, तो मेजर कोर फोकस एरिया में जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट और प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन, नेशनल इनकम बहुत ही इसमें नंबर्स के क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, ग्राफ्स का क्वेश्चंस आ सकता है, और अगर आपको ग्राफ्स क्लैरिटी नहीं है तो फिर आपका ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है इंट्रोडक्शन में, जहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी, स्कैर्सिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, गुड्स क्या है, ये सारी चीजें होगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व क्या है, किस तरह से वो डिजाइन होता है, क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व क्या है, प्रोडक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में आपको एक्जैक्टली समझना पड़ेगा कि व्हाट्स द इकोनॉमी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो मैंने 5 मार्क का जो पहला चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या देखने होंगे। चलिए बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज अ कोर टॉपिक, क्योंकि इसके बिना इकोनॉमिक्स बनता ही नहीं। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का लॉ, कानून क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एग्जैक्टली डिमांड एंड सप्लाई का डेफिनेशन और उसका कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब उसका लॉ क्या कहता है, क्या होता है डिमांड सप्लाई, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, इलास्टिसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलास्टिसिटी में 3 टाइप की इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। देन मार्केट इक्विलिब्रियम, इसमें चार्ट्स आएंगे, वो ग्राफ्स आएंगे, वो आपको समझना पड़ेगा। देन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के लिए कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के अंदर, टीपी, एपी, एमपी, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, एंड उसके ऊपर रिटर्न्स, प्राइस क्या है, रिटर्न्स क्या है।
शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के कॉस्ट कौन से हैं, उन दोनों का डिफरेंशिएशन। शॉर्ट रन का जो कॉस्ट है वो क्या होता है, कौन कौन से कॉस्ट उसमें आएंगे, लॉन्ग रन के कॉस्ट कौन कौन से, उसमें कौन कौन सी चीजें आएगी, वो आपको डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन एवरेज फिक्स कॉस्ट, इनके कर्व्स समझने पड़ेंगे। कर्व्स यानी कि ग्राफ्स, चार्ट्स, यू हैव टू डेफिनेटली फोकस ऑन दिस एरिया। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर में आपको देखना है, मार्केट के ना टोटल ऐसे चार फेज है, चार स्ट्रक्चर है। एक परफेक्ट कंपटीशन वाला, यानी कि इट इज अ प्राइस टेकर, प्राइस टेकर है ये। मोनोपोली मार्केट, प्राइस मेकर, प्राइस बनाता है मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जहाँ पे आइडल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, सबसे कुछ अलग हटके प्रोडक्ट है। एंड ओलिगोपोली, किंग डिमांड कर्व, का मतलब है कि ये आपका सिर्फ सिर्फ बेसिक मॉडल प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जो जिसका सिर्फ बेसिक फीचर्स है। ओलिगोपोली मार्केट, ये सारे मार्केट के टर्म्स हैं, उन मार्केट में क्या होता है, प्राइस किस तरह से डिटरमाइन होती है, ये सारी चीजें आपको वहां पे कवर अप करनी पड़ेगी। देन बिजनेस साइकिल, तो बिजनेस साइकिल में आपको उसके सबसे पहले तो फेज याद रखना है कि बिजनेस साइकिल का फेज क्या है। फेज में भी बूम फेज है, रिसेशन फेज है, या डिप्रेशन का फेज है, या तो रिकवरी हो रही है उसका फेज है। तो चार फेज आपको समझने पड़ेंगे बिजनेस साइकिल के अंदर। फिर उसके कॉजेज एंड फीचर्स, कि इनका कॉजेज, व्हाई द फेजेस आर दिस, कि ये फेज इतना आया क्यों, क्यों वजह से, किस वजह से आया, उसके कुछ फीचर्स है वो आपको समझने पड़ेंगे। इसमें ना डायरेक्टली शॉर्ट थियरी एमसीक्यूज आपको समझने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा आपको वो टेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि 5 मार्क का चैप्टर ज्यादा से ज्यादा आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं हाई स्कोरिंग स्ट्रेटेजी की। तो आपको ना सबसे पहले अगर कुछ स्टार्ट करना है तो वो डिमांड और सप्लाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट, डिमांड सप्लाई। फिर कॉस्ट एंड मार्केट्स, कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर मार्केट में वो तीन चार टाइप के मार्केट, फिर उसमें प्राइस किस तरह से डिटरमाइन होती है, वो सब चीजें। लॉजिक यहाँ से आपको पहले तो समझ में आएगा, इकोनॉमिक्स के बारे में एग्जैक्टली यहाँ से समझ में आएगा। फिर उसके बारे में कॉस्ट क्या होती है, क्या सब चीजें है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट, वहां पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी अबाउट द इकोनॉमिक्स। एंड देन प्राइस डिटर्मिनेशन ही होगा इस मार्केट वाले कंडीशंस, कि मार्केट वाला जो चैप्टर, उसमें आपको प्राइस डिटरमिन कैसे होती है अलग अलग मार्केट में, वो आपको पता चलेगा। और वहां पे आपका थोड़ा सा अच्छा खासा डेवलप होगा पूरा इकोनॉमिक्स। हाँ, बहुत ही अच्छी टिप है कि ब्लाइंड गेसिंग को आप अवॉइड करना है। ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल भी मत करना गाइस, बिकॉज यू विल लूज पॉइंट 1 0.25 मार्क्स, यानी कि एक गलत आंसर आपका 1.25 मार्क्स कट। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्लस रिवीजन करो, बेस्ट में बेस्ट है। एक टॉपिक खत्म हुआ उसके सारे एमसीक्यूज कवर करो, मिनिमम 10-12 एमसीक्यूज आपको एक टॉपिक पे कवर करने चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स कवर है, बहुत अच्छे अच्छे खासे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, एमटीपी उठाओ, आरटीपी उठाओ, स्टडी मटेरियल उठाओ, कहाँ से भी जितने एमसीक्यूज आप कर सकते हो, जस्ट पिक अप दैट एमसीक्यू, लेकिन विद द लॉजिक। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया और हो गया, ऐसा नहीं। चलिए अब 12 वीक का एक स्मार्ट प्लान, जहां पे आपको स्टार्टिंग करना है डिमांड एंड इलास्टिसिटी से। पहले 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक आपको डिमांड और इलास्टिसिटी पे आपका फोकस बनाना है, एक फाउंडेशन क्रिएट करना है यहाँ पे। देन वीक नंबर 4 to 7 में आपको सप्लाई, प्रोडक्शन और कॉस्ट के रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, उन चैप्टर्स को आपको रिकवर करना है। वीक नंबर 8 और 9 तक आपको पूरा अच्छा खासा आधे से ज्यादा क्लैरिटी आ चुका होगा, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रोडक्शन और उसके कॉस्ट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपको मार्केट के स्ट्रक्चर याद रखना है, वो चार पार्ट मार्केट, एंड फिर उनके प्राइस डिटर्मिनेशन याद रखना है। एंड द प्राइस डिटर्मिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन वीक नंबर 10 to 12 में आपको एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो दैट विल बी मोर मोर इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, जितना भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं सभी चैप्टर्स की आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करना ही करना है। मिनिमम आपको 5 मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा बिफोर गोइंग फॉर द फाइनल एग्जाम। दिस हैव टू बी डन लाइक दिस। फाइनल मैसेज कि इकोनॉमिक्स ना लॉजिकल है, वो थियोरेटिकल नहीं है। जैसे मैंने बोला था, इट इज नॉट अ थियोरेटिकल चैप्टर एनी मोर, यानी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ही नहीं पूरी पूरी तरह से। आपको इसको लॉजिक के साथ समझना पड़ेगा, लॉजिक के साथ पढ़ना पड़ेगा। ग्राफ्स, नंबर्स, एमसीक्यूज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, एंड यू विल गेट 70 प्लस 4, डेफिनेटली वो अचीवेबल है। आज के टाइम में इकोनॉमिक्स जो है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जो स्टूडेंट्स समझ के पढ़ रहे हैं वो रैंक की गेम में आ चुका है।
और जो स्टूडेंट्स सिर्फ नोट्स के भरोसे रहा है या सिर्फ रटने के लिए है या सिर्फ और सिर्फ याद करके एग्जाम हॉल तक याद करने के लिए रखा है ना, वो स्टूडेंट्स बाद में स्ट्रगल करता है। वो सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट कर सकता है लेकिन कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर बने तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सीए फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। कमेंट्स में लिखो इकोनॉमिक्स रेडी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम उठाने वाले हैं एंड उसके कुछ एमसीक्यूज, ग्राफ्स और नंबर्स की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, टिल देन, दिस इज सी विशाल जादव साइनिंग ऑफ, विशाल सीएमआरसी।